अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट प्लान और कॉपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। डिप्रेशन ये नहीं है कि आपका कोई दिन बहुत ज्यादा सैड गुजरा है या आपका दिन कोई बहुत ज्यादा लो गुजरा है तो आप कहें हमें डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक कम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है कि जो कि अफेक्ट कर रही है दुनिया भर में लाखों लोगों को। डिप्रेशन अफेक्ट करता है पर्सन के मूड पे, उसके थॉट्स पे और उसकी डेली फंक्शनिंग पे। डिप्रेशन की वजह से पर्सन का मूड लो होगा और उसका जो मूड है वो सैड होगा और पर्सन के जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव होंगे और उसकी जो डेली फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी। डिप्रेशन कैन कॉज फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड एम्प्टीनेस। डिप्रेशन की वजह से इंडिविजुअल में होपलेसनेस की फीलिंग आती है, वो खुद को वर्थलेस समझता है और उसमें एक एम्प्टीनेस होती है। डिप्रेशन एक रियल इलनेस है, ये टेम्परेरी फीलिंग नहीं है। जैसा कि टेम्परेरी फीलिंग हमें होती है कि कोई दिन हमारा जो है ना सैड गुजरता है, किसी दिन हमारा मूड लो होता है, तो वो एक टेम्परेरी फीलिंग होती है। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन एक टेम्परेरी फीलिंग नहीं होती है, ये एक रियल इलनेस है कि जिसमें हमारा मूड कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा सैड होता है और डिफरेंट सिम्टम्स आ रहे होते हैं। डिप्रेशन रिलेट करता है इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ। कि डिप्रेशन मैंने बताया था पहले भी कि एंजाइटी जो है ना वो फ्यूचर से रिलेट करती है, यानी कि एंजाइटी में इंडिविजुअल को उसके फ्यूचर से रिलेटेड थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो इसी तरह डिप्रेशन में इंडिविजुअल अपने पास्ट में ही रहता है, जिसकी वजह से वो अपने प्रेजेंट को जो है ना देख एंजॉय नहीं कर पाता है। अपने पास्ट में रहने की वजह से अपने पास्ट से ही रिलेटेड उसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं। डिप्रेशन स्पैन करता है 5 एरियाज ऑफ फंक्शनिंग को, जिसमें सबसे नंबर 1 पर है इमोशंस, नंबर 2 पर है मोटिवेशन, नंबर 3 बिहेवियर, कॉग्निशन एंड फिजिकल जो है ना फंक्शनिंग भी स्पैन करता है। इमोशनल सिम्टम्स में क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें क्या आता है, परसिस्टेंट सैडनेस होती है और इरिटेबिलिटी होती है, गिल्ट होता है और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज होता है। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज जिनमें इंडिविजुअल पहले इंटरेस्ट लेता था, उन एक्टिविटीज को करने से अब उसे खुशी नहीं मिलती है डिप्रेशन होने के बाद। और डिप्रेशन के जो क्लाइंट होते हैं वो किसी ना किसी गिल्ट में ही रहते हैं हमेशा। उनके इर्द गिर्द जो कुछ भी गलत हो रहा होता है वो उसकी जिम्मेदार खुद को ठहराती है, हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये लोग उस चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं और इस वजह से एक गिल्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे ये इमोशनल सिम्टम्स हैं, तो इस वजह से हम इंडिविजुअल के जो इमोशनल एरिया फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। फिजिकल सिम्टम्स क्या आते हैं, फटीग, changes in appetite or weight, sleep disturbance and unexplained itches। इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स भी डिप्रेशन में शो होते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स आते हैं कि इंडिविजुअल को कंसंट्रेट करने में मुश्किल हो रही होती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिविजुअल को और उसके जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इस वजह से उसकी जो कॉग्निशन है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। मोटिवेशन सिम्टम्स में लॉस ऑफ डिजायर, पैरालिसिस ऑफ विल, अनइंटरेस्टेड इन लाइफ एंड विश टू डाई, अटेम्प्ट सुसाइड। इसमें क्या होता है कि उनकी जो मोटिवेशन होती है एक्चुअल में डिप्रेशन वाले क्लाइंट्स की वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा लो हो चुकी होती है, उनकी सेल्फ स्टीम लो हो चुकी होती है क्योंकि वो खुद को वर्थलेस समझते हैं। तो इस वजह से उनकी जो डिजायर है जिंदगी जीने की जो डिजायर है वो खत्म हो जाती है। वो चाहते हैं कि बस वो मर जाएं और अक्सर जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल की जो बिहेवियरल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल लेस एक्टिव होता है, लेस प्रोडक्टिव होता है, वो हमेशा जो है ना तन्हा रहना पसंद करता है, ज्यादातर टाइम जो है ना अकेला रहना पसंद करते हैं और ज्यादातर टाइम बेड पर ही पड़े रहते हैं। और अगर ये मूव करें या ये बात करने की कोशिश करें तो इतनी ज्यादा इनकी मूवमेंट स्लो होती है और इनका बोलने का अंदाज, और ये बोलते हैं तो इतना ज्यादा
स्लो बोलते हैं कि हर उनके इर्द गिर्द के लोगों को समझ आ रही होती है कि वाकई में इस पर्सन के साथ कोई ना कोई इश्यू जरूर है। उसके बाद आ जाती है डिप्रेशन की टाइप्स। डिप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इसमें है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उसके बाद परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसे हम डिस्थेमिया भी कहते हैं, उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले डिप्रेशन की टाइप्स में ही इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब DSM-5 5TR में बाइपोलर डिसऑर्डर को सेपरेट जो है ना एक उसमें रखा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम DSM-5 के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो क्राइटेरिया में बताया गया है 5 or more of the following symptoms have been present during the same 2-week period and represent a change from previous functioning. At least one of the symptoms is either depressed mood or loss of interest or pleasure. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन नीचे 9 सिम्टम्स उन्होंने दिए हैं और बताया कि इन 9 सिम्टम्स में से कोई से जो है ना 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए और इनका जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक का होना चाहिए। 2 वीक का मतलब ये नहीं है कि एक दिन इंडिविजुअल जो है ना उसका मूड सैड रहा है और दूसरे दिन वो ठीक रहा है, बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर 2 वीक्स का उन्होंने ड्यूरेशन दिया है तो 2 वीक्स में मोस्ट ऑफ द डे फुल ऑफ द डे इंडिविजुअल का जो मूड है वो इसी तरह से लो होगा, सैड होगा। और इन्होंने 2 सिम्टम्स बताए हैं कि ये सिम्टम्स भी साथ साथ प्रेजेंट होने चाहिए कि पर्सन का मूड एक तो डिप्रेस्ड होगा और दूसरा उसका जो इंटरेस्ट है प्लेयर में वो खत्म हो चुका होगा। अब ये हम 9 सिम्टम्स देख लेते हैं। नंबर 1 पे है डिप्रेस मूड मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे, एज इंडिकेटेड बाय अदर सब्जेक्टिव रिपोर्ट, यानी कि पर्सन का जो मूड है वो बहुत ज्यादा लो होगा और हर दिन दिन के ज्यादातर हिस्से में होगा, ज्यादातर हिस्से में उसका मूड लो ही रहेगा और हर दिन इसी तरह से होगा। उसमें सैडनेस की फीलिंग होगी, एम्प्टीनेस की फीलिंग होगी और होपलेसनेस होगी। नंबर 2 पे बताया गया है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हर तरह की प्लेयर में खत्म हो चुका होता है। ऐसी एक्टिविटीज जो उसे पहले करने से खुशी मिलती थी अब उसे उन एक्टिविटीज को करने से कोई प्लेयर नहीं मिलती है। नंबर 3 में बताया गया है कि इंडिविजुअल का वेट अगर लॉस हो रहा है, इंडिविजुअल का वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा, लेकिन इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि उस टाइम पे आपका जो क्लाइंट है वो डाइट ना फॉलो कर रहा हो, उसके बावजूद अगर वेट में चेंजेस आ रहे हैं तो पर मंथ जो है ना 5% वेट अगर लॉस हो रहा है तो 5% लॉस होगा और अगर वेट गेन हो रहा है तो हर मंथ 5% वेट गेन होगा और वो एपिटाइट में चेंजेस के हिसाब से होगा। कुछ इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा भूख लगेगी, कुछ इंडिविजुअल्स आपके साथ इन सिम्टम्स के साथ आएंगे कि वो कहेंगे हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है और कुछ इंडिविजुअल जो है ना आपके पास आएंगे वो कहेंगे कि हमें बिल्कुल भूख लगती ही नहीं है। नंबर 4 पे है इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया नियरली एवरी डे, यानी कि या तो नींद बहुत ज्यादा आती होगी या तो नींद बिल्कुल आ ही नहीं रही होगी। तो मोस्टली हमारे पास जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्लाइंट आते हैं उनमें से 95% को जो है ना नींद की कमी का जो है ना शिकार होते हैं, उनमें जो है ना इस तरह सिम्टम्स पाए जाते हैं। नंबर 5 पे है साइकोमोटर एजिटेशन है, यानी कि इन इंडिविजुअल में रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होगी। अगर ये मूवमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट होगी इनकी और अगर ये जो है ना बात करेंगे तो उनका बात करने का बोलने का अंदाज भी इस तरह से होगा कि बहुत ज्यादा स्लो बोलेंगे और इनकी बात की बहुत मुश्किल से समझ आएगी आप लोगों को। नंबर 6 पे बताया गया है फेटीग और लॉस ऑफ एनर्जी नियरली एवरी डे, यानी कि एक तो होता है ना कि हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो काम ज्यादा करने की वजह से समटाइम जो है ना हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं या फिर लॉस ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं कि अब हमारी बॉडी में और काम करने की एनर्जी नहीं रही है। लेकिन ये इंडिविजुअल कोई काम किए बगैर ही नहीं बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है कि जैसे इनके जिस्म में जान ही नहीं है
और इस तरह के जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे पास इसी सिम्टम के साथ आ रहे होते हैं कि हमारा जिस्म बहुत ज्यादा थका थका रहता है हर वक्त और जिस्म में दर्द रहता है और वो भी बगैर कोई काम किए। नंबर 7 पे है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट, यानी कि इसमें क्या होता है इंडिविजुअल की जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है और जिसकी वजह से इंडिविजुअल बहुत ज्यादा और इनअप्रोप्रिएट गिल्ट में रहता है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये इंडिविजुअल जो है ना अपने इर्द गिर्द होने वाले जितनी भी जो है ना नेगेटिव काम है, ये नेगेटिविटी है, उसके लिए खुद को ब्लेम करते हैं कि हमारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये लोग फिर भी खुद से रिलेट करते हैं उस चीज को। ये चीज डिल्यूजनल भी हो सकती है क्योंकि ये रियलिटी के साथ रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इन्हें सिर्फ इस तरह से लगता है क्योंकि ये खुद को बहुत ज्यादा वर्थलेस समझते हैं, इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लो होती है। नंबर 8 पे है डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट। ये इन इंडिविजुअल को जो है ना कंसंट्रेट करने में मुश्किल आ रही होती है और मेमोरी इश्यूज आ रहे होते हैं। नंबर 9 पे बताया गया है रिकरेंट थॉट्स ऑफ डेथ, नॉट जस्ट फियर ऑफ डाइंग, रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशन विदाउट अ स्पेसिफिक प्लान और अ सुसाइड अटेम्प्ट और अ स्पेसिफिक प्लान फॉर कमिटिंग सुसाइड। तो नंबर 9 पे बताया गया है कि इन्हें बार बार जो है ना डेथ के थॉट्स आते हैं। इन्हें ये नहीं है कि डेथ मरने का खौफ आता है, इन्हें इन्हें थॉट्स आते हैं कि बस ये लोग मर जाएं, ये लोग क्योंकि इनमें जो है ना जीने की जो भी ख्वाहिश है वो खत्म हो चुकी होती है, तो इस वजह से इन्हें जो है ना ये चाहते हैं कि बस ये मर जाएं और इस वजह से इन्हें बार बार थॉट्स आते हैं डेथ के। और अक्सर जो है ना वो सुसाइडल आइडिएशन करते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक प्लान। और इनमें से मोस्टली लोग जो है ना वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। एक दफा हम डीएसएम में से भी इसको देख लेते हैं। नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्राइटेरिया ए के लिए क्या है, ड्यूरेशन एक तो 2 वीक्स का होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द डे, फुल ऑफ द डे जो है ना मूड लो होगा, डिप्रेस्ड होगा मूड, और इंटरेस्ट जो है ना वो प्लेयर में खत्म हो चुका होगा। उसके बाद 9 सिम्टम्स है, 9 सिम्टम्स में से कोई से 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम प्रेजेंट होने चाहिए 2 वीक्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया बी में बताया गया है कि ये जो भी सिम्टम्स हैं ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कॉज कर रहे हो, यानी कि इसकी वजह से पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही हो। और ये जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं ये मेडिकली ही जो है ना अनएक्सप्लेन हो, यानी कि मेडिकल इशू ना हो इसमें। और ये जो भी एपिसोड्स आ रहे हैं किसी सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो, यानी कि कोई सब्सटेंस, कोई ड्रग वगैरह के यूज के फौरन बाद या कोई मेडिसिन यूज करने के फौरन बाद अगर ये सिम्टम्स आए हैं तो इसको हम सिर्फ जो है ना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकेशन इंड्यूस्ड, मेडिकेशन और सब्सटेंस इंड्यूस्ड फिर हम इसे कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी FID मॉडल का डिफरेंस है, यानी कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का ही डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसकी फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज्यादा होती है, और जो ड्यूरेशन है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का वो 2 वीक्स का होता है, और जो परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, डिस्थेमिया है, उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का होता है, यानी कि 2 साल तक जो है ना पर्सन इसी तरह इन सिम्टम्स के साथ मौजूद होता है। जो इसके बाद बात करते हैं इंटेंसिटी की, तो देखा जाए तो इंटेंसिटी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की इंटेंसिटी एज कंपेयर टू परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज्यादा होती है।
तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज्यादा सिवियर होता है एज कंपेयर टू परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर और परसिस्टेंट में जस्ट एफआईडी मॉडल का डिफरेंस है। यहाँ पे मेजर और डिप्रेसिव परसिस्टेंट में सॉरी डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सिम्टम्स सारे सेम आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है एफआईडी मॉडल का। वो मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि वो किस तरह से डिफरेंस होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर के क्या कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बायोलॉजिकल फैक्टर को देखेंगे। इसके कॉजेज बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है कि अगर किसी के जो है ना किसी की फैमिली में किसी को डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो इसी तरह से ये जनरेशन टू जनरेशन चल सकता है। ब्रेन केमिस्ट्री आ जाती है बायोलॉजिकल फैक्टर में, और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें आ जाता है ट्रॉमा या स्ट्रेस, ग्रीफ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मे बी ये पर्सन की पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक हमारा जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, अगर किसी इंडिविजुअल में सिर्फ सिम्टम्स आ रहे हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, और वहां पे आपका जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। लेकिन वो भी उस सिचुएशन में कि अगर वो सिम्टम्स किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ जो है ना एक्सप्लेन ना हो रहे हो, कोई किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ मैच ना हो रहे हो, फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इस इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, उनमें चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, चाइल्डहुड अब्यूज आ जाता है, चाइल्डहुड निग्लेक्ट आ जाता है, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए थेरेपी होती है, उसमें सीबीटी जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, इंटरपर्सनल थेरेपी और साइकोडायनेमिक थेरेपी। ये थेरेपीज जो है ना डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। उसके बाद मेडिकेशन आ जाती हैं, इसमें एंटी डिप्रेसेंट आ जाती हैं, जैसा कि SSRIs है और एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी होते हैं कि जिन्हें अडॉप्ट करने से आप डिप्रेशन, एक दफा आपने डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर लिया है, तो अगर आप उन लाइफस्टाइल चेंजेस को अडॉप्ट कर लें तो दोबारा आप उस चीज का शिकार नहीं होंगे। उसमें क्या आ जाता है कि एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें, हेल्दी डाइट लें और अपनी नींद को अच्छे से पूरा करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स डिफरेंट थेरापिस्ट की बताई गई हैं, वो आप गूगल से या फिर यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सेल्फ हेल्प एंड कोपिंग स्ट्रेटेजीज भी होती हैं, जैसा कि बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम किसी भी मेंटल डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैमिली की तरफ से सपोर्ट हो, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट हो, या फिर सपोर्ट ग्रुप की तरफ से सपोर्ट हो, या फिर आप एक थेरापिस्ट के पास चले जाएं सपोर्ट के लिए। तो आपको जो है ना इस सिचुएशन में जब आप किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो वहां पे आपको किसी ना किसी की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो आप अपनी सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करें, और स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं, जैसा कि माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, इनको बार बार प्रैक्टिस करें। और हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज है, न्यूट्रिशियस डाइट है, लिमिटिंग अल्कोहल एंड कैफीन इनटेक। तो अगर आप इन चीजों को भी फॉलो कर लें तो आप खुद से जो है ना अपने डिप्रेशन को काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के चैप्टर के नेक्स्ट डिसऑर्डर हम जो है ना नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह हम वो
उसमें वो पढ़ेंगे और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने फेलोज के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग जिन लोगों को फ्री डीएसएम इंटर्नशिप के बारे में नहीं मालूम है, आपकी वजह से जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी से अवेल हो सकें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।